हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज का टॉपिक है मॉड्यूल 4 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पार्ट 1 में डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। यानी प्रीवियस 2 वीडियोस में आप लोग लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल निकालना सीख चुके हैं। दूसरे वीडियो में कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल निकालना सीख चुके हैं और आज आप हैं डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पर, यानी डिफरेंशिएशन पार्ट पर अब आप आ रहे हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है? लेट एफ जेड बी ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ द वेरिएबल जेड, देन एफ डैश जेड रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंशियबिलिटी का, जिसमें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है डब्लू, यानी इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी ओवर डी जेड ऑफ डब्लू। डब्लू क्या है? फंक्शन, और वेरिएबल क्या है? जेड। तो डी डब्लू बाई डी जेड भी रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंशियबिलिटी का, या एफ डैश जेड भी डिफरेंशिएशन की रिप्रेजेंटेशन है। इसकी वैल्यू बराबर होती है लिमिट डेल जेड टेंडिंग टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड। ये कब है? जब डेल जेड की अप्रोचिंग 0 है, और अगर मान लीजिए जेड की अप्रोचिंग 0 है किसी न्यूमेरिकल में, तब फॉर्मेशन एफ डैश जेड का आप लेंगे लिमिट z टेंडिंग टू 0 एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड। ठीक, तो ये दो फॉर्मेशन है जिनको आपने डिफरेंशियबिलिटी में इस्तेमाल करना है। न्यूमेरिकल के भी वही टाइप है जैसा मैंने आपको समझाया, z को z में ही सॉल्व करना या किसी सवाल को पाथ वे से सॉल्व करना x और y में, जैसे न्यूमेरिकल तुम्हें दिख रहे हैं। अब पहला सवाल x और y में है, आयोटा आ रहा है तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, लेकिन डिफरेंशियबिलिटी पूछ रहा है। एक सवाल जो कि आपका किस में है? z में है, तो आप इसको z में ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो दो तरह के ही न्यूमेरिकल वैसे ही चलते आ रहे हैं जैसे पीछे मैं समझा रहा हूं आपको। ठीक, एक न्यूमेरिकल आपको दिया है करने के लिए, तो मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूं फर्स्ट न्यूमेरिकल। पहले इसको पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद में इसका सोल्यूशन करता हूं। कंसीडर द फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू 4x प्लस वाई प्लस आई ऑफ माइनस एक्स प्लस 4y। ये फंक्शन है कोई, और डिस्कस करना है एफ डी एफ अपॉन डी जेड को, डिफरेंशियबिलिटी को डिस्कस करना है। तो सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट, एफ जेड हमें दिया गया है 4x प्लस वाई प्लस आयोटा माइनस एक्स प्लस 4y। ठीक, ये हमारे पास एफ जेड है, और एफ जेड किसके बराबर होता है? u प्लस आई वी के। ठीक, क्योंकि एफ जेड तो डब्लू होता है, फंक्शन है, तो ये बराबर होता है u प्लस आई वी के। तो जब कंपेयर किया इसको, आफ्टर कंपेयरिंग वी गेट u इज इक्वल टू 4x प्लस वाई एंड v इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4y। ये हमें u और v की वैल्यू मिली। क्लियर? एफ जेड प्लस डेल जेड क्या होगा? तो जैसे z आपको पता है x प्लस आई वाई, तो डेल z क्या होगा? डेल x प्लस आई डेल वाई, राइट? तो एफ जेड प्लस डेल z क्या हुआ? इसकी वैल्यू हुई 4 ऑफ, यहां जाइए इसमें, x प्लस डेल x प्लस y प्लस डेल y प्लस आई माइनस x प्लस डेल x। यानी मैं इसको ऐसे लिख दूं तो और ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा, माइनस आई एक्स कर देता हूं, तो माइनस आई एक्स प्लस डेल एक्स और प्लस 4i वाई प्लस डेल वाई। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो एफ जेड मुझे पता है, एफ जेड प्लस डेल जेड मैंने निकाल दिया, तो अब मैंने फाइंड किया एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड। ये कितना आया? ये क्यों कर रहा हूं फाइंड? क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला, ये देखिए, मैं इसको निकाल रहा हूं, तो पहले मैं ये फाइंड कर रहा हूं, उसके बाद डिवाइड बाई दिस कर दूंगा, और फिर लिमिटिंग अप्रोच लगा के डी एफ ओवर डी जेड को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड कितना आया? इसमें से माइनस करना है।
तो जब माइनस करेंगे तो पहले मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं, तो एफ जेड प्लस डेल जेड क्या है, 4x प्लस 4 डेल एक्स प्लस वाई प्लस डेल वाई माइनस आई एक्स माइनस आई डेल एक्स प्लस 4 आई वाई प्लस 4 आई डेल वाई। ये इसकी वैल्यू होगी सेपरेट, माइनस एफ जेड क्या है, -4x माइनस वाई प्लस आई एक्स माइनस 4 आई वाई। कुछ कैंसिल हुआ, चेक कर लेते हैं। 4x से 4x कैंसिल, y से माइनस वाई कैंसिल, ix से ix कैंसिल और 4iy से 4iy कैंसिल। ठीक, तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा 4 डेल x प्लस डेल y माइनस आई डेल x और प्लस 4i डेल y। ये वैल्यू मेरे पास आ रही है f ऑफ z प्लस डेल z माइनस एफ जेड। अब मैंने डिवाइड कर दिया इसको किससे, डेल z से। तो जब मैंने डिवाइड किया तो डेल z को मैं डेल z नहीं लिख रहा, इसको x और y में कन्वर्ट करके लिखूंगा। ठीक, डेल x प्लस आई डेल y, ये मैंने इसको लिख दिया। अब ये जो वैल्यू है ये लिमिटिंग अप्रोच पर किसके बराबर है, तो ये भी आपको पता है कि लिमिटिंग अप्रोच पर ये किसके बराबर होगी, लिमिटिंग अप्रोच पर ये डी एफ ओवर डी जेड के बराबर है, यानी दिस वन इज इक्वल टू डी एफ ओवर डी जेड। तो मैंने इसको डी एफ अपॉन डी जेड के बराबर लिख दिया। ठीक, अब मुझे जब इसके डिस्कशन करना है और ये x और y में है तो मुझे पाथवे में जाना पड़ेगा। मैंने एक्सिस बनाई, रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। मान लीजिए कोई ये पॉइंट है आपके पास a जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। एक स्मॉल इंक्रीमेंट डेल x का हुआ तो यहां पर b पॉइंट पहुंचा और इसके कोऑर्डिनेट हो गए x प्लस डेल एक्स वाई। यही ए पॉइंट की अप्रोच अगर इधर सी पॉइंट पर है तो इसके कोऑर्डिनेट हैं x, वाई प्लस डेल वाई, और इन दोनों की अप्रोच डी पॉइंट पर है तो इसके कोऑर्डिनेट हैं x प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई। तो एक अप्रोच तो इसकी डायरेक्ट ये है, एक अप्रोच इसकी थ्रू ये है, एक अप्रोच थ्रू ये है। ठीक, तो तीन इसमें अप्रोच दिखती हैं, एक एक्सिस के, ठीक, और दूसरा लाइन। कर्व नहीं है, एक्सिस और लाइन, अप्रोचिंग आपको ये दिख रही है। तो अप्रोचिंग के अकॉर्डिंग पहला पॉइंट है अलोंग रियल एक्सिस, यानी ए बी। तो जब आप अलोंग रियल एक्सिस पर हैं तो रियल एक्सिस पर डेल वाई की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक, डेल वाई की वैल्यू 0। तो इस टर्म में, इस डी एफ ओवर डी जेड में, देयरफॉर डी एफ अपॉन डी जेड, इसमें जब आप ये पुट कर देंगे, डेल वाई की जगह 0 पुट कर देंगे आप, तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा 4 डेल एक्स माइनस आई डेल एक्स, बाकी तो 0 हो गया, अपॉन यहां भी डेल वाई 0 हो गया, अपॉन डेल एक्स। तो इसका आंसर आया 4 माइनस आई। तो अलोंग रियल एक्सिस ए बी पर इसकी वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू है, डिफरेंशियबिलिटी की वैल्यू है 4 माइनस आई। दूसरा पार्ट आया अलोंग इमेजिनरी एक्सिस, और इमेजिनरी एक्सिस का मतलब हो गया AC।
इस AC पर डेल एक्स बराबर 0 होगा। तो जब डेल एक्स बराबर 0 होगा और वो इसको पुट करोगे आप इसमें, तो डेल एक्स 0 पुट करने का मतलब आया डेल वाई प्लस 4i डेल वाई अपॉन आई डेल वाई। ये वैल्यू आई इस डेरिवेटिव की, और डेल वाई कॉमन निकल कर जब कैंसिल कर दोगे तो आपके पास बचेगा 1 प्लस 4i अपॉन आई। और मैंने आपसे कहा डिनोमिनेटर में आई नहीं छोड़ते, तो आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बचेगा, आई माइनस 4 अपॉन -1, जो कि आ गया 4 माइनस आई। यानी दोनों अप्रोच पर, दोनों एक्सिस अप्रोच पर इसकी वैल्यू सेम है डिफरेंशियबिलिटी की। यानी पॉसिबिलिटी क्लियर है, डिफरेंशियबल है। अब लाइन पर आ जाते हैं, तीसरा पॉइंट, अलोंग द लाइन। पॉइंट नंबर 3, along the line y बराबर x, इस पर ले लेते हैं। तो y बराबर x का मतलब हो गया कि जो आपके पास z है x प्लस आई वाई, इसमें आप जब पुट कर देंगे x की y की जगह x, तो आपके पास आ जाएगा ये x प्लस आई एक्स। तो यहां से x कॉमन आ गया 1 प्लस आई, ये z की वैल्यू है। तो डेल z किसके बराबर हुआ, 1 प्लस आई ऑफ डेल x, इसके बराबर हो गया। तो कहने का मतलब है कि इस सवाल में जहां पर भी डेल z है, डेल z की जगह तो रख देंगे 1 प्लस आई ऑफ डेल x, या मैं सीधे शब्दों में कहूंगा कि इस फॉर्म में जहां पर भी डेल x है या डेल y है, उसकी जगह आप डेल x रख दीजिए। ठीक, तो क्या मिलेगा उसको देख रहे हैं आप। तो df अपॉन dz इज इक्वल टू 4 डेल एक्स प्लस डेल एक्स माइनस आई डेल एक्स प्लस 4i डेल एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल एक्स। भाई जब y बराबर x है तो इसका मतलब क्या हो गया, डेल y इज इक्वल टू डेल एक्स। तो ये पुटिंग में कर रहा हूं, जहां पर भी डेल y है उसकी जगह डेल एक्स मैंने रख दिया। तो df अपॉन dz इसके बराबर आ गया। अब यहां से सोल्यूशन करने पर क्या मिला, ये तो हो गया आपका 5 डेल एक्स, और ये आपका आ गया 3i डेल वाई, और नीचे आ गया 1 प्लस आई ऑफ डेल एक्स। ठीक, और जब आपने इसमें डेल एक्स को कॉमन ले लिया तो आपके पास आया 5 प्लस 3i अपॉन 1 प्लस आई, ये बचेगा। ठीक, नीचे से आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, इमेजनरी हटाया, तो 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे तो आया 1 माइनस आई स्क्वायर, जिसकी वैल्यू -1 तो 2 हो जाएगा, और ऊपर क्या आया 5 माइनस 5i प्लस 3i माइनस 3i स्क्वायर अपॉन 2। सिंप्लीफाई करिए इसको, तो ये मिला 5 प्लस 2 प्लस 3 और माइनस का कितना कितना 2i अपॉन 2। तो ये आया 8 माइनस 2i अपॉन 2, दैट इज 4 माइनस आई। तो इस पर भी, लाइन पर भी आपको अप्रोचिंग सेम मिली। देख रहे हैं तीनों में, यहां पर भी 4 माइनस आई, यहां पर भी 4 माइनस आई, और यहां पर भी 4 माइनस आई। यानी इसके जो 3 पाथवे थे, अलोंग द लाइन y बराबर x, अलोंग द कर्व रियल एक्सिस, अलोंग द एक्सिस रियल, अलोंग द एक्सिस इमेजनरी, तीनों पर ही इसकी अप्रोचिंग सेम है। तो जब तीनों पर ही सेम है तो डिस्कशन से क्या पता लगा, इन ऑल द 3 डिफरेंट पाथ, 3 different path approaching we get the same value of
df upon dz is equal to 4 minus I. Therefore, the function is differentiable at the point z in the given region. In the given region, कोई पॉइंट था नहीं, रीजन पे डिस्कस करना था। तो ये एक सवाल मैंने पिक किया जिसको मैंने पाथवे से आपको क्लियर करके समझाया कि अगर एक्स और वाई में है तो हमें कैसे इसका पाथवे फाइंड करना है। तो कोई पॉइंट तो था नहीं इसमें, है ना। न्यूमेरिकल में अगर आप देखें तो केवल एक फंक्शन दिया है और डिस्कस कर रहा है। तो जब पॉइंट नहीं है तो मैं लिमिटिंग अप्रोच को तो नहीं लगा रहा, सीधे डी एफ ओवर डी जेड की वैल्यू बाय द जो एक्सिस पॉइंट है इनसे मैं वैल्यू को फाइंड करके पुट करके निकाल रहा हूँ। अगर कोई लिमिटिंग पॉइंट दे दिया जाता तो जो ये फॉर्मूला है डेल जेड अप्रोचिंग टू जीरो, तब मैं इसको भी अप्लाई कर देता, क्योंकि यहाँ पर इसकी अप्रोच दी गई है कि जो पॉइंट है वो कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, अब आते हैं दूसरे सवाल पर। प्रूव दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नो वेयर डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट द ओरिजिन। अब इस दूसरे सवाल पर है सेकंड न्यूमेरिकल नंबर 2। एफ जेड हमें दिया गया है मॉड जेड का होल स्क्वायर, और ये कहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है एवरीवेयर बट नोवेयर डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट ओरिजिन। ओरिजिन को छोड़कर और कहीं भी ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये प्रूफ कीजिए। तो हम ये क्या जानते हैं? हम जानते हैं सबसे पहले वी नो दैट मॉड जेड होता है अंडरवुड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मॉड जेड का होल स्क्वायर किसके बराबर आया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। ठीक, तो हमें ये पता है सिंस एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर ये दोनों ही पॉलिनोमियल हैं, आर पॉलिनोमियल है। तो मैं थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूं आपको। जब आप M1 में मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर थे आप, डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 1, तो वहां था रोल्स थ्योरम, कोची मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो वहां पे कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए या डिफरेंशिएबल प्रूफ करने के लिए, राइट, आप क्या करते थे? कंटिन्यूटी में ये देखते थे कि फंक्शन किस टाइप का है। अगर वो पॉलिनोमियल है तो वो लाई करेगा एवरीवेयर। तो जब ये पॉलिनोमियल है तो ये लाई करेगा एवरीवेयर। ठीक, तो देयरफॉर सो इनका सम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। मतलब ओरिजिन पर भी करेगा और हर जगह करेगा, लाई करेगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। देयरफॉर मॉड जेड का होल स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो पहला पार्ट तो हमने पॉलिनोमियल को बनाते ही हमने कह दिया, इसको एक्स और वाई में कन्वर्ट करते ही, कि ये टर्म एक पॉलिनोमियल है जो कि लाई करेगी रीजन के अंदर हर जगह। तो ये कंटिन्यूअस हो गई, लिमिटिंग अप्रोच इसकी फाइनाइट आएगी तो वो हर जगह लाई करेगा। तो ये वैल्यू किसकी है? मॉड जेड के होल स्क्वायर की। तो मॉड जेड का होल स्क्वायर कंटिन्यूअस हो गया एवरीवेयर। नाउ डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मेशन एफ डैश जेड is equal to limit del z tending to 0 f of z plus del z minus f z upon del z, ये फॉर्मेशन। अब इसमें आपने फंक्शन डाला, जो फंक्शन दिया गया, तो वो फंक्शन क्या है? लिमिट del z tending to 0 f z plus del z का मतलब हो गया मॉड ऑफ z plus del z का होल स्क्वायर। फंक्शन तो ये दिया गया भाई, z
प्लस डेल जेड का मतलब क्या हो गया कि जेड की जगह जेड प्लस डेल जेड लिख दीजिए थे, लेकिन है तो मॉड में, और एफ जेड है मॉड जेड का होल स्क्वायर, ये गिवन है डायरेक्ट अपॉन डेल जेड। ठीक, अब आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं, ये इसीलिए मैंने पहले वीडियो में इसीलिए लिखवाया था कि मॉड जेड का होल स्क्वायर होता है जेड इंटू जेड बार। तो जेड इंटू जेड बार होता है, तो इस बेसिस को देखते हुए आपने इन दोनों मॉड को कन्वर्ट कर दिया। तो पहले ही तो हो गया आपका z प्लस डेल जेड, और इसका दूसरा बार हो गया z बार प्लस डेल जेड बार। ऐसे ही दूसरे का किया मॉड, खत्म किया आपने, तो आया z जेड बार अपॉन डेल जेड। अब इनकी मल्टीप्लाई की तो z की z बार से, तो z जेड बार प्लस z डेल जेड बार प्लस डेल जेड जेड बार प्लस डेल जेड बार माइनस z जेड बार अपॉन डेल जेड। ठीक, उसके बाद आपने देखा z जेड बार से z जेड बार कैंसिल, रिमेनिंग जो बचा वो आपके पास आया z डेल जेड बार प्लस डेल जेड बार प्लस डेल जेड बार अपॉन डेल जेड। डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, डिवाइड करने के बाद अगर सेपरेट करके इसको डिवाइड कर दें तो डिवाइड करके आपको मिलेगा z बार प्लस डेल जेड बार प्लस z डेल जेड बार अपॉन डेल जेड, ये आपके पास आया। ठीक, अब आपको ये पता है सिंस जो डेल जेड की अप्रोचिंग है वो जीरो है, यहां दी गई है, देयरफॉर जो डेल जेड बार होगा इसका जो कॉन्जुगेट होगा उसकी अप्रोचिंग भी तो जीरो होगी, यानी वो भी तो टेंडिंग टू जीरो होगा। तो जब वो टेंडिंग टू जीरो होगा तो जहां सोलो ये पार्ट है तो ये किसके बराबर हो गया, जीरो के। तो जैसे ये जीरो के बराबर हुआ तो आपके पास रिमेनिंग फॉर्म फंक्शन बचा z बार प्लस z डेल जेड बार अपॉन डेल जेड, इसको कह दीजिए फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, और अब इस फर्स्ट में से मैं इसको पिक कर रहा हूं, सिर्फ इसको, लेट डेल जेड इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये मैंने लेट कर लिया, एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। जब डेल जेड मैंने लेट किया सो दैट इसका कॉन्जुगेट किसके बराबर हुआ, नेगेटिव साइन आ गया, आयोटा पर नेगेटिव साइन, यानी cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। इन दोनों का अपॉन किया, डेल जेड बार जो ये निकालना है अपॉन डेल जेड, ये आया r cos थीटा माइनस आई साइन थीटा अपॉन r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, r से r कैंसिल, इसको लिख दिया आपने cos थीटा माइनस आई साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर माइनस। डिमाइवर थ्योरम अप्लाई किया आपने, डिमाइवर थ्योरम ने इस पावर को अंदर ले गया, तो cos माइनस थीटा और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये कन्वर्ट हो गया cos थीटा माइनस आई साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। या नोटिंग में डाल देता हूं, जब आप इसको अंदर लेकर जाएंगे तो cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इस फॉर्मेशन से आपने इसको चेंज कर दिया, दोनों सेम है, तो आपको मिल गया cos थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर 2, और फिर जैसे ही पावर 2 आई तो फिर ये 2 चला जाएगा अंदर, तो ये मिल जाएगा cos 2 थीटा माइनस आई साइन 2 थीटा बाय डिवाइवर थ्योरम। डेल जेड बार अपॉन डेल जेड की वैल्यू ये निकल कर आती है। ठीक, अब यहां से इस टर्म को समझिएगा वैल्यू के हिसाब से, सिंस डेल जेड बार अपॉन डेल जेड डिपेंड अपॉन the value of theta,
जब तक थीटा पता नहीं होगा तब तक इसकी वैल्यू नहीं निकलेगी, तो ये डिपेंड कर रहा है थीटा की वैल्यू पर। इट मीन्स फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा different values of theta del z bar upon del z has different values। आएंगी या नहीं आएंगी? थीटा की वैल्यू हर बार चेंज कर देंगे तो इसकी वैल्यू भी चेंज आएंगी। जब ये डिफरेंट वैल्यूज रखता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस देयरफॉर limiting approach del z tending to 0 del z bar upon del z does not tend to a unique limit। Unique limit when z is not equal to 0। भाई अगर थीटा जीरो नहीं, मतलब z जीरो नहीं है, मैं ये कहूंगा x और y की वैल्यू जीरो नहीं है, तो उस कंडीशन पर z की डिफरेंट वैल्यू पर इस लिमिटिंग अप्रोच पर डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, यूनिक तो नहीं मिलेगी। तो जब डिफरेंट वैल्यूज आएंगी तो इसका मतलब इक्वेशन 1 यानी दिस वन, ये इक्वेशन 1 follows that f dash z is not unique। ये मतलब निकला इसका, जब ये नहीं है तो पूरा इक्वेशन 1 में भी तो ये पार्ट है, तो फिर f dash z भी नहीं होगा यूनिक। तो ये पता लगा हमें, therefore f z is not differentiable when z is not equal to 0। बट ये तो क्लियर हो गया कि कहीं भी नहीं कर रहा है, बट when z equals to 0 then f dash z ये 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू कैसी है? यूनिक, एंड इज यूनिक। तो जैसे ये यूनिक मिला तो आप ये कहेंगे therefore fz is not differentiable everywhere except origin को छोड़कर और कहीं भी ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये पार्ट था दूसरा सवाल डिफरेंशिएबल प्रूफ करने का, जो मैंने फॉर्मूले पर बेस होकर सॉल्व किया, क्योंकि z में ही फंक्शन था तो मैं उसी में ही मैंने इसको सॉल्व करके दिखा दिया आपको कैसे इसको फाइंड किया है। तो कहने का मतलब ये आया कि अगर यूनिक लिमिट है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और यूनिक लिमिट है, आंसर यूनिक है लिमिट वैल्यू, तो वो डिफरेंशिएबल अप्रोच है। लेकिन अगर डिफरेंट लिमिट वैल्यूज हैं तो यूनिक नहीं हुआ, और यूनिक नहीं होगा तो पाथ वैल्यू से डिफरेंट आ रहा है। तो जब डिफरेंट आ रहा है तो वो लिमिट पहले एग्जिस्ट नहीं करेगा, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो कंटिन्यूस नहीं होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये सारी चीज ऐसे कनेक्टेड है। तो एक होमवर्क न्यूमेरिकल है, इसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। नॉट डिफरेंशिएबल है इसका आंसर एट z इक्वल्स टू 0। तो पाथवे इस्तेमाल करें, x और y में है, पाथवे से सॉल्व करें, किन्हीं दो पाथ पर ये डिफरेंट आ जाएगा इसका आंसर। डिफरेंट आते ही आप कह देंगे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बनेगी आपकी, टॉपिक होगा एनालिटिक फंक्शन, इस पर बेस्ड होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम इसके स्ट्रीम टॉपिक डिफरेंशिएशन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन के मेन टॉपिक्स में आप जा रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है एनालिटिक फंक्शन। तो पहले इन तीनों को समझ लीजिए, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड आगे की डिफरेंशिएशन स्टार्ट होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एनालिटिक के साथ। थैंक यू।